नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दस्तक के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वर्ष का पहला दिन है। नव वर्ष नई उम्मीदों का वर्ष है, तो नई चुनौतियों का भी साल है। तो आज दस्तक में हम 10 चुनौतियों पर दस्तक देंगे। वही चुनौतियां जिनसे वर्ष 2026 में आपको हमें लोगों को पार पाना है। राजनीति के सितारों की चुनौती से लेकर T20 के विश्व विजेताओं के सामने खिताब बचाने की चुनौती है। अमेरिकी टैरिफ से निर्यातकों की चुनौती है, तो आर्थिक मोर्चे पर बढ़ती महंगाई की चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से लेकर पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने की बहुत बड़ी चुनौती है। तो आतंकवाद से लेकर विश्व युद्ध के खतरे की चुनौती भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। तो आज हम आपको एक एक चुनौती के बारे में दस्तक में विस्तार से बताएंगे। देखिए, दो 2026 का साल विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती लेकर आया है, क्योंकि 2026 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 2029 के फाइनल के लिए विपक्ष की दिशा और दशा तय कर देंगे। यानी इंडिया गठबंधन के पास चुनावी चुनौती से पार पाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी 2011 से अब तक बंगाल में अजेय रही हैं, क्योंकि एमके स्टालिन को तमिलनाडु में अपनी सत्ता बचानी है, क्योंकि केरल में पिनराई विजयन के पास हैट्रिक का मौका है, क्योंकि 10 साल बाद असम में वापसी की लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है, क्योंकि पुडुचेरी में एनडीए को अपनी सत्ता बचानी है। इसे यूं समझिए, 2026 के आगाज के साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर्द मौसम में भी चुनावी सियासत का पारा बहुत हाई है। 2026 के चुनावी युद्ध में सबसे बड़ी महाभारत पश्चिम बंगाल में लड़ी जानी है। साल 2011 से लगातार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। साल 2014, 2019 और 2024 लोकसभा के चुनावों में ममता दीदी का मैजिक मोदी लहर को बंगाल में बेअसर करने में कामयाब रहा है। वहीं 2016 और 2021 विधानसभा चुनावों में भी ममता की मजबूत सियासी पकड़ के आगे बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी चारों खाने चित रही है। लेकिन 2026 का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होगा। वजह नंबर 1, ममता बनर्जी जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं। वजह नंबर 2, चौथे टर्न की राह में सत्ता विरोधी लहर का खतरा। वजह नंबर 3, हिंदू विरोधी हिंसा से चुनाव में ध्रुवीकरण का खतरा। वजह नंबर 4, 2021 चुनाव में बीजेपी को मिली अप्रत्याशित सीटें। वजह नंबर 5, 2021 चुनाव से सबक लेते हुए बीजेपी की नई रणनीति। मित्रों, आज जब मैं कह रहा हूं कि इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41%, 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। बीजेपी ने 2026 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, तो ममता बनर्जी अपना किला बचाने के लिए एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवरों के साथ आगे बढ़ रही हैं। बीजेपी के आरोपों को हथियार बनाकर बीजेपी पर ही निशाना साध रही हैं। विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। এবার বলতে হবে, এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। मिशन बंगाल पर अमित शाह जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की जनता को अपनी योजनाओं की सौगात दे रहे हैं।
देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं, जो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। भ्रष्टाचार के आरोप, बांग्लादेशी घुसपैठिए, हिंदू मुस्लिम वाली सियासत के बीच ममता बनर्जी को चुनावी अग्नि परीक्षा में पास होकर खुद को साबित करना होगा, क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा बंगाल है। 2026 में ममता चुनौतियों को चित करने में कामयाब रही तो 2029 में विपक्ष की ताकत बढ़ना तय है। अगर बात तमिलनाडु की करें तो 2021 से एमके स्टालिन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत किला है। भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद आज तक तमिलनाडु में कमल नहीं खिला। 2026 के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की राह में एनडीए बड़ी चुनौती है, क्योंकि तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन है। हालांकि तीसरे फ्रंट के तौर पर उभरी तमिल एक्टर थलपति विजय की पार्टी तमिलागा वेट्टी कज़गम भी इंडिया गठबंधन की राह में रोड़ा बन सकती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने तमिलनाडु का चुनावी रण लड़ो या मरो जैसा है। 2026 में असम के विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती भरे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के पास हैट्रिक का मौका है और कांग्रेस के पास 10 साल बाद सत्ता में वापसी की राह खुल सकती है। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge yesterday in their meeting openly encouraged the encroachers and land jihadis to encroach lands of the government. He did not realize that in the forest land people cannot be rehabilitated. But he has clearly said that you will be rehabilitated in the same place and you will be provided house, etc. Because of those kind of speeches, people get encouraged, and today morning the evicted people who were already evicted, they started throwing stone and they also started beating police. अगर कांग्रेस की जीत हुई तो एनडीए को बड़ा झटका लगना तय है, जबकि बीजेपी जीतती है तो सत्ता में एक बार फिर बनी रहेगी। केरल विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दलों के बीच है, क्योंकि सीधा मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच है। मौजूदा सरकार की अगुवाई एलडीएफ के नेता विजयन कर रहे हैं। उनके पास हैट्रिक का मौका है। अगर केरल में वाम दल की सरकार को बेदखल करने में कांग्रेस और उसके साथी कामयाब रहे तो 2029 के फाइनल के लिए कांग्रेस का मनोबल जरूर बढ़ जाएगा। यानी 2026 का साल सियासत के क्षेत्रीय छत्रपों के लिए बड़े और कड़े इम्तिहान का साल है। आज तक ब्यूरो। और अब बात वर्ष 2026 में एक और नई चुनौती की। जी हां, साल 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। 2025 में भारत जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और अब भारत का अगला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। और इसके साथ साथ भारत के लिए, हमारे देश के लिए 2026 में अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आइए हम आपको दिखाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गई है और उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी अभी लगभग 4.51 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। अब भारत का अगला बड़ा लक्ष्य जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। अब सवाल ये है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और भारत को उसे पीछे छोड़ने में कितना समय लगेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी की जीडीपी अभी करीब 5.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो उसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। वहीं भारत की जीडीपी 4.51 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि अमेरिका सबसे ऊपर है, जिसकी जीडीपी 31.82 ट्रिलियन डॉलर है
और चीन दूसरे नंबर पर 20.65 ट्रिलियन डॉलर के साथ लिस्ट में मौजूद है। जापान अब 5वें स्थान पर है, जिसकी जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और भारत ने जापान को हाल ही में पीछे छोड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत 2027 या 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है। पीएम मोदी खुद कहते हैं कि अब भारत पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दबाव है। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है और अगर कोई इसने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। S&P ग्लोबल और IMF की प्रोजेक्शन से पता चलता है कि भारत की ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे तेज है। अब भारत पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की चुनौती है, तो साथ ही अमेरिका के टैरिफ वॉर से पार पाना भी एक चैलेंज है। क्योंकि अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है, इसमें से 25% को वो रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ कहता है, जबकि 25% रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। भारत का कहना है कि ये पेनल्टी गलत है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. Well, why would India say that they're not going to do? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. भारत और अमेरिका के अधिकारी साल 2025 में साल भर एक ट्रेड डील फाइनल करने के लिए संघर्ष करते रहे। दोनों देशों के अधिकारी एक शुरुआती फ्रेमवर्क ट्रेड डील बनाने के लिए मुश्किल बातचीत में लगे रहे, जिससे आखिरकार एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते का रास्ता खुलता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारतीय उत्पादों पर 25% का टैरिफ लगाया और बाद में रूसी तेल खरीदने की वजह से उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। अब भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता में अपना आखिरी प्रस्ताव रख दिया है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई है उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। दोनों देशों के बीच चल रही इस वार्ता से नए साल में कोई ठोस फैसला निकलने की उम्मीद है और दोनों देशों के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर डील होने की एक वजह ये भी है कि जनवरी में आने वाले आंकड़ों में भारत के रूसी तेल आयात में बड़ी गिरावट दिख सकती है। नवंबर 21 से रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और ल्यूक ऑयल पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हुए हैं। इसके बाद भारत का रूस से तेल आयात घटने लगा है। आज तक ब्यूरो। वर्ष 2026 महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती लेकर आया। आम बजट से पहले ही महंगाई की मार आप पर, हम पर, आम लोगों पर बढ़ने लगी। आज कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। सोने और चांदी को खरीदना पहले ही की तरह आप और हमारे यानी कि आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है। रेल टिकट से लेकर गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोना चांदी के दाम छुए आसमान। सोने और चांदी के दाम सातवें आसमान पर है। सोने के गहने खरीदना पहले ही सपना था, लेकिन अब चांदी भी आम लोगों की जेब के बूते से बाहर की बात हो गई। सोना और चांदी हर नए दिन नई ऊंचाई का रिकॉर्ड बना रहे हैं और आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। सवाल यही है कि एक आम आदमी शादी ब्याह में गहने कैसे खरीदेगा, क्योंकि 10 ग्राम सोने का भाव 1,30,000 से ऊपर है तो 100 ग्राम चांदी 22,000 के ऊपर है। साल 2026 में आम आदमी के सामने अब चुनौती यही है कि गहने खरीदे तो कैसे। सिलेंडर पर महंगाई की मार। साल के पहले दिन ही सरकार ने महंगाई का बड़ा झटका दिया।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 111 रुपए बढ़ गए। भले ही घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम में हुए इजाफे का असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। अब होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों में बिकने वाले खाने का सामान महंगा होगा, यानी आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ना तय है। रेल का किराया महंगा। 2026 के आगाज से पहले ही रेल यात्रियों की जेब पर किराए का बोझ बढ़ चुका है। 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए साधारण क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसे और मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी और सभी ट्रेनों के एसी क्लास में किराया प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ा दिया गया है। यानी साल 2026 की शुरुआत रेल यात्रियों पर बढ़े किराए के बोझ से हुई है। अब आम जनता की चुनौती यही है कि 2026 में किराए और न बढ़े। कारों की कीमत हुई महंगी। नए साल पर कई कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान करते ही आम लोगों को बड़ा झटका दिया। हुंडई, एमजी, निसान जैसी कंपनियों ने इनपुट कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स खर्च समेत दूसरे खर्चों का हवाला देकर कीमतें बढ़ा दी हैं। यानी बीते साल जीएसटी से आम लोगों को मिली राहत पर एक बार फिर बढ़ी हुई कीमतें चोट देने के लिए तैयार हैं। बात भारतीय क्रिकेट में चुनौती की, क्योंकि वर्ष 2026 हमारी टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है घरेलू मैदान पर T20 वर्ल्ड कप को जीतना, क्योंकि टीम इंडिया पिछली बार की चैंपियन है। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप का खिताब बचाना टीम इंडिया के लिए वर्ष 2026 में क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है। साल 2026 की शुरुआत 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज से होगी, जिसके मैच वडोदरा, राजकोट और इंदौर में खेले जाएंगे। इसके ठीक बाद न्यूजीलैंड के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज भी होगी, जो नागपुर, रायपुर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में आयोजित की जाएगी। T20 विश्व कप में टीम इंडिया का पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ होगा। इसके बाद दिल्ली में नामीबिया से मुकाबला होगा। टूर्नामेंट का सबसे हाई वोल्टेज मैच 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा, जबकि ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ अहमदाबाद में होगा। T20 विश्व कप का फाइनल 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने की संभावना है। आज तक ब्यूरो। आतंकवाद के मोर्चे पर भी हमारे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। वर्ष के पहले ही दिन पाकिस्तान से घुसपैठ के प्रयास को सेना ने नाकाम किया है और अब पूरे वर्ष हमें इन घुसपैठियों पर नजर रखनी है। आतंक से निपटने की चुनौती। नया साल, लेकिन चुनौती वही पुरानी है। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक साजिश के तहत ड्रोन से विस्फोटक भेजने की कोशिश की है, लेकिन सेना ने पाकिस्तानी साजिश पर वक्त रहते पानी फेर दिया। दरअसल सेना ने पुंछ में नियंत्रण रेखा के करीब ड्रोन से गिराई गई विस्फोटक सामग्री को बरामद किया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी रफीक उर्फ सुल्तान की संपत्ति को अटैच किया गया है। मतलब नए साल में भी आतंकी हमलों का खतरा बना हुआ है। आतंक की चुनौती से सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को निपटना है। याद करिए 22 अप्रैल 2025 की वो स्याह तारीख, जब पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने निहत्थे हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी। चुन चुन कर, पहचान पूछकर दहशतगर्दों ने हिंदू सैलानियों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। पहलगाम आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की मौत हुई थी। ये बीते कुछ सालों में सबसे बड़ा आतंकी हमला था। पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया गया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्दों को भी सुरक्षा बलों ने खोजकर मौत के घाट उतार दिया।
वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के दुश्मनों ने लाल किले के करीब फिदायिन हमले को अंजाम दिया। 10 नवंबर को कार बम के धमाके को अंजाम दिया गया। हमले में 12 बेगुनाहों की जान चली गई। पता चला कि आतंकी हमले में पहली बार डॉक्टर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया। आतंकी हमले की साजिश में डॉक्टरों का गैंग शामिल था, तो वही डॉक्टर उमर ने फिदायिन बनकर खुद को लाल किले के करीब विस्फोटक से भरी कार में उड़ा लिया था। जांच में पता चला कि पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर्स के गैंग ने देश की राजधानी दिल्ली को दहलाया था, वो भी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर। साल 2025 में हुए 2 बड़े आतंकी हमलों ने 2026 में सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बढ़ा दी है, क्योंकि सुरक्षा में हुई छोटी सी चूक भी 2026 में बड़े आतंकी हमले की वजह बन सकती है। 2026 में देश से नक्सलवाद को खत्म करना भी एक चुनौती है। सरकार का दावा है कि 2026 में देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। चुनौती आपको दिखाते हैं। वर्ष 2026 हमारे देश के लिए पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की दृष्टि से बेहद बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। नववर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही पूरी दुनिया की नजरें उन चुनावी मैदानों पर टिक गई हैं जो वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने वाले हैं। वर्ष 2025 में दर्जनों देशों में हुए मतदान के बाद अब 2026 का कैलेंडर उन बड़े बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहा है, जिसका सीधा असर हमारे देश की सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति पर पड़ेगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। वैश्विक राजनीति में भारत के लगातार बढ़ते कद और दखल की वजह से पश्चिम से लेकर पूर्व तक के देशों में होने वाले चुनाव अहम हैं। हालांकि कुछ चुनावों पर भारत की खास नजर रहेगी। इनमें 3 पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश और नेपाल के चुनाव भारत पर सीधा प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा इजराइल और रूस के चुनाव अहम होने वाले हैं। बांग्लादेश चुनाव पर भारत की नजर। इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात हैं, ऐसे में बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि अगस्त 2024 के तख्ता पलट और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ये पहला आम चुनाव होगा। खालिदा जिया के निधन के बाद अब उनके बेटे तारिक रहमान के सामने अपनी जमीन बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी ताकतों का उभार भारत की चिंता बढ़ा रहा है। सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से ये चुनाव दिल्ली के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बांग्लादेश में 2024 में छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। हालांकि स्थितियां संभलने के बजाय और बिगड़ी ही। हिंदुओं, राजनीतिक दल के नेताओं और छात्र नेताओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। इन हालात के चलते बांग्लादेश एक अशांत क्षेत्र बना हुआ है। बांग्लादेश का चुनाव भारत के लिए सीधे तौर पर बड़े मायने रखता है। ये चुनाव भारत और बांग्लादेश के बीच भविष्य के संबंधों को तय करने में निर्णायक होगा, खासकर ऐसे समय में जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के रवैये से दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ा है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश में फांसी की सजा सुनाई गई है और वो भारत में शरण लिए हुए हैं। ऐसे में उनका भारत में होना एक अहम कूटनीतिक और सुरक्षा हित को दर्शाता है। ढाका में सत्ता परिवर्तन और अस्थिरता का खतरा भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक हितों को प्रभावित करता है। नेपाल चुनाव भारत के लिए अहम। बांग्लादेश की तरह ही नेपाल में साल 2025 में एक गृह युद्ध छिड़ा। यहां जेन जी के प्रदर्शन के चलते सितंबर में पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की कर रही हैं। अब नेपाल में चुनाव की तैयारियां जारी हैं। इस बीच काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेन्द्र शाह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बालेन के नाम से जाना जाता है, उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नामित किया गया है। उन्होंने 5 मार्च को होने वाले नेपाल चुनावों में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते भी ऐतिहासिक तौर पर बेहद नजदीकी रहे हैं। हालांकि केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनसे रिश्तों में कुछ खटास आई। उनके मुकाबले शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में भारत नेपाल के रिश्ते बेहतर रहे हैं।
अब ओली के पद से हटने और युवाओं के नेतृत्व से जुड़ने की इच्छा के चलते भारत लगातार नेपाल की मदद करने की बात कह रहा है। इजराइल और रूस के चुनाव भी अहम। अक्टूबर 2026 में इजराइल में होने वाले चुनाव भारत के लिहाज से काफी अहम हैं। ये 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद होने वाले पहले चुनाव होंगे। मजेदार बात यह है कि इजराइल में मार्च 2026 तक नया बजट पारित होना है। अगर ये बजट पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाते तो उनकी सरकार अल्पमत में मानी जाएगी और चुनाव की प्रक्रिया खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। वही साल 2026 में रूस अपने दूसरे सबसे अहम आम चुनावों का आयोजन करने वाला है। इन आम चुनावों के जरिए रूस की संसद डूमा के लिए सांसदों का चुनाव होगा। इसी के साथ देश में क्षेत्रीय गवर्नरों का चुनाव भी होगा। इसके अलावा रूस के 39 प्रांतों में स्थानीय चुनाव और शहरों में निकाय चुनाव का आयोजन होना है। यूक्रेन से जंग के बावजूद रूस में इन चुनावों की तैयारियां जारी हैं। स्वतंत्र वेबसाइट रशियन इलेक्शन मॉनिटर के मुताबिक रूस की सरकार पुतिन के लिए समर्थन के लिहाज से इन चुनावों को अहमियत दे रही है। हालांकि रूस के आंतरिक डूमा चुनावों का भारत पर सीधा कोई असर पड़ने की संभावना कम है। 2026 में भारत में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन। इसके अलावा भारत के लिए ये ब्रिक्स का साल है। 2026 में भारत में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन है। भारत में अब तक हुए तमाम कूटनीतिक इवेंट्स में ये एक सबसे बड़े आयोजन के तौर पर होगा। भारत सरकार इसे G20 की तर्ज पर ही भव्य और व्यापक बनाना चाहती है ताकि ग्लोबल समुदाय को एक संदेश दे सके। ग्लोबल ऑर्डर में नैरेटिव वॉर की अहमियत को भारत ने समझा। कूटनीतिक मोर्चे पर यह नई चुनौती सामने आई है। 2026 में भारत की चुनौती होगी कि इस नई चुनौती का सामना करे और नैरेटिव वॉर में भी वो बढ़त ले। जानकारों के अनुसार अब ये आधुनिक कूटनीति का अहम हिस्सा बन गया है। पश्चिम एशिया हो या फिर यूक्रेन युद्ध, भारत ने मौजूदा साल में भी लगातार डिप्लोमेसी और डायलॉग के साथ संघर्ष के समाधान की बात की है। भारत ने मौजूदा साल में पुतिन की भारत यात्रा के दौरान रूस के साथ ऐतिहासिक रिश्तों को दोहराया है तो EU और यूरोप के देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों में नया आयाम तलाशने की कोशिशें की हैं। इसीलिए ग्लोबल संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। आज तक ब्यूरो। 2026 में दुनिया पर मंडरा रहे महायुद्ध के खतरे से निपटने की बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। दुनिया में युद्ध के कई फ्रंट 2026 में खुल सकते हैं। खतरा क्यों बड़ा है और हमारे देश के लिए विशेषकर, आइए हम आपको दिखाते हैं। यूक्रेन और रूस युद्ध, चीन और ताइवान में तनाव, इजराइल और ईरान में तनाव, अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव। 2026 की शुरुआत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त तनाव के बीच हुई। रूस और यूक्रेन युद्ध में यूरोप की एंट्री किसी भी वक्त हो सकती है। चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव में अमेरिका की एंट्री हो सकती है। ईरान और इजराइल में बढ़ता तनाव एक बार फिर दुनिया की महाशक्तियों को आमने सामने खड़ा कर सकता है। यानी 2026 की शुरुआत महायुद्ध के मंडराते बादलों के बीच हुई है। नए साल की कोई भी नई तारीख महायुद्ध की गवाह बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा तनाव इस वक्त यूक्रेन, रूस और यूरोप के बीच बना हुआ है। भले ही ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर लगातार वार्ता चल रही है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर करीब हामी भर दी है, लेकिन वार्ता के बीच रूस के आरोपों से पूरा मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया है। रूस का आरोप यही है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन को निशाना बनाते हुए उनके घर पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। रूस के आरोप को यूक्रेन ने खारिज कर दिया। दावा किया कि पुतिन के घर पर हमले की बात सरासर झूठ है। इसके बाद रूस की तरफ से हमले के सबूत दुनिया के सामने रखे गए। पुतिन ने नए साल पर मुल्क की आवाम को संदेश देते हुए कहा। पुतिन ने ट्रंप के शांति प्लान पर कुछ नहीं कहा, लेकिन युद्ध को रूसी संप्रभुता की लड़ाई करार दिया। वहीं ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर सहमति जता चुके ज़ेलेंस्की की नीति और नियत समझ से परे है। ट्रंप के साथ फ्लोरिडा में हुई बातचीत के बाद दावा करते हुए कहा कि युद्ध विराम ही विकल्प है, लेकिन नए साल पर ज़ेलेंस्की ने जो कहा उसका मतलब यही है कि साल 2026 में युद्ध विराम नहीं, महायुद्ध तय है। पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की जहर उगल रहे हैं, ठीक ऐसा ही जैसा नाटो से लेकर यूरोप के तमाम मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष उगल रहे हैं। ट्रंप और पुतिन युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन यूरोप और यूक्रेन महायुद्ध के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में युद्ध विराम की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि पुतिन के घर पर ड्रोन हमले का बदला रूस की सेना यूक्रेन से जरूर लेगी। संभव है बहुत जल्द यूक्रेन की राजधानी पर बड़ा हमला हो।
बड़ा हमला हुआ तो ट्रंप की कोशिश को बड़ा झटका लगेगा। संभव है 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की भविष्यवाणी सच हो जाए। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका ट्रंप ने चंद दिन पहले जताई थी। इसकी वजह है रूस को लेकर यूरोप के कई मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की जिद। ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन को अमेरिकी हथियार नहीं मिलेंगे और न ही अमेरिकी सैनिकों की तैनाती यूक्रेन में होगी। वहीं पुतिन साफ कर चुके हैं कि जब तक यूरोप की तरफ से रूस पर हमला नहीं होगा तब तक यूरोप पर पुतिन की सेना हमला नहीं करेगी। बावजूद इसके यूरोप और यूक्रेन युद्ध विराम की राह में रोड़े अटकाने पर जुटे हैं, क्योंकि यूरोप यही कहता है कि यूक्रेन युद्ध में जब तक पुतिन की हार नहीं होगी तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। यूरोप की यही जिद आने वाले चंद दिनों में विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। यानी 2026 में दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती तीसरे विश्व युद्ध के मंडराते खतरे से निपटने की है। आज तक ब्यूरो। अब हम आपको दिखाते हैं वो चुनौती जो हमारी जिंदगी से भी जुड़ी है और हमारे स्वास्थ्य से भी। जहां चैलेंज है हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं को कम करने का, चैलेंज है दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने का, और चैलेंज है फिट यानी कि सेहतमंद रहने का। आइए हम आपको दिखाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से बचने की चुनौती। इस साल प्राकृतिक आपदाओं ने भयंकर उत्पात मचाया। कहीं बादल बेहिसाब फटे, कहीं भूस्खलन ने तबाही मचा दी, तो कहीं बाढ़ से ताहिमाम मच गया। हजारों जाने गई, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं में बढ़त दर्ज हुई। बीते साल हिमाचल में 50 से ज्यादा जगहों पर बादल फटे, 95 जगहों पर बाढ़ ने तबाही मचाई, तो भयंकर भूस्खलन की 133 से ज्यादा घटनाएं हुई। इसी तरह उत्तराखंड में कुदरत ने हाहाकार मचाया, तो जम्मू कश्मीर भी प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से 65 लोगों की मौत हो गई। और अब इस साल यानी 2026 में प्राकृतिक आपदाओं से बचने की बड़ी चुनौती है। दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने की चुनौती। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल पाई है। साल के पहले ही दिन दिल्ली में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में AQI 300 से 420 के बीच रिकॉर्ड किया गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जाता है। लेकिन 2026 में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के लिए जनता को प्रदूषण से राहत दिलाने की बड़ी चुनौती है। सवाल ये भी है कि क्या 2026 में दिल्ली से कचरे के 3 पहाड़ गाजीपुर, ओखला और भलसवा दिसंबर तक गायब हो पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कूड़े के पहाड़ों से निजात दिलाने के लिए पर्यावरण मंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं। मोटापे को मिटाने और फिट रहने का चैलेंज। साल 2026 का जश्न लोगों ने जमकर मनाया, तो नए साल के स्वागत के लिए लोगों को खुद को फिट रखने का चैलेंज भी लिया। ऐसे में साल 2026 के अंदर मोटापे जैसी बीमारियों से निपटने के लिए दवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि ओजेम्पिक और वेगोवी जैसी वजन घटाने वाली दवाओं की मांग बढ़ रही है और भारत समेत कई देशों में इनका बाजार फैलने की उम्मीद है। लेकिन इन दवाओं के लंबे समय के असर, ज्यादा कीमत और लगातार इस्तेमाल की जरूरत को लेकर चिंता बनी हुई है। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। नया साल आते ही हम सब एक ही रेजोल्यूशन लेते हैं और इस बार का रेजोल्यूशन है फिट रहना। आज तक ब्यूरो। और आइए अब एक और चुनौती की बात करते हैं, जहां साइबर ठगी को खत्म करने की ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज हमारे देश भर में न जाने कितने लोग साइबर ठगी यानी कि साइबर फ्रॉड का शिकार होकर अपने करोड़ों रुपए गंवाकर पुलिस के सामने और थानों के चक्कर लगा रहे हैं, थानों के अंदर धक्के खा रहे हैं। 2026 में साइबर ठगी से कैसे छुट्टी मिलेगी, यह हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है।
साइबर क्राइम पुलिस की जांच में सामने आया कि साल 2025 में शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। लोगों को फर्जी ऐप, व्हाट्सएप ग्रुप और रोज तय मुनाफे का झांसा देकर लोगों को फंसाया जा रहा है। 2025 के जाते जाते एक पंजाब के पूर्व डीजीपी अमर सिंह चहल साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। पूर्व आईजी 8 करोड़ 10 लाख की साइबर ठगी के बाद अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि साल 2025 में साइबर ठगी से संबंधित 24,442 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से ठगों ने 117 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की। जागरूकता के चलते पीड़ितों ने तत्काल टोल फ्री नंबर 1930 पर संपर्क किया, जिसके चलते 27 करोड़ 20 लाख रुपए बचाए गए। देश भर में साइबर अपराध को रोकने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्पलाइन है 1930। उसमें भी अगर विद इन 1 आवर रिपोर्ट कर दिया जाए कि साइबर क्राइम कोई फ्रॉड हुआ है, तो वो जो मनी है उसको फ्रीज कर दिया जाता है, वो लियन अकाउंट में चला जाता है, जो कि बाद में जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ था उसको वापस कर दिया जाता है। 2025 में दिल्ली पुलिस ने एक साथ 7 राज्यों में छापेमारी कर अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल ठगी गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह के सदस्य खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को धमकाते थे। इस तरह गिरोह के सदस्य 50 करोड़ से अधिक की वसूली कर चुके थे। आरोपियों ने ऑनलाइन निवेश, कॉल सेंटर फ्रॉड और फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके पीड़ितों को ठगा। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी में मोबाइल, लैपटॉप और फर्जी आईडी जब्त की। ये कार्रवाई साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब साल 2026 में चुनौती है कि आखिर इन साइबर ठगों का इलाज क्या है, कैसे साइबर ठगी पर लगाम लग सकती है, कोई साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो, इसके लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। 2026 में हमारे देश के किसानों और हमारे देश के नौजवानों के सामने भी कई सारी बड़ी चुनौतियां हैं। किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं तो नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। प्रश्न यही है कि 2026 में स्थिति बदलेगी या नहीं। देश के किसान और देश के नौजवानों के सामने 2026 में बड़ी चुनौती है। आज किसानों को अपनी फसल के लिए खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, तो बेरोजगारी की मार से नौजवान को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। सवाल यही है कि 2026 में किसान और नौजवान अपनी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। ये देश के अलग अलग हिस्सों से आई किसानों की तस्वीरें हैं। साल 2025 में खाद की किल्लतों से किसानों की कमर टूट गई। सरकार के तमाम दावों के बावजूद खाद की किल्लत दूर नहीं हुई। कई दिनों तक लाइनों में खड़े होने के बाद भी किसानों को जरूरत भर की खाद नहीं मिली। आज 4-5 दिन से खाद नहीं मिल रहा है। परेशान तो इतने कहा है कि मर रहा है, कहा है किसानी के अलावा वो कछु न कहा हो पाओ। फांसी लगाने आई के अलावा वो कछु नहीं होने, ना तो खाद आ रहा हो ना कोई सुनवाई हो रही। 15 तारीख को दिया था सर। क्या दिया था? 11 तारीख को वो नंबर लगाया था खाद के लिए। खाद के लिए 11 तारीख को नंबर लगाया था। फिर बोला था 2-3 दिन बाद आएगा, फोन लगा देंगे। उसके बाद अब आए तो बोला फिर ऐसे शुरुआत से लगो आप। अरे हम करीब दोपहर से आए हैं, 12 बजे से। क्या इतना समय क्यों लग रहा है? खाद मिलने कल को बुला रहे हैं, कल आओ। खाद की किल्लत से निपटने के लिए सरकार का पूरा जोर विदेशों से आयात पर टिका हुआ है, लेकिन किसानों की मांग के हिसाब से सरकारी रेट पर खाद बाजार में मौजूद नहीं है। साल 2026 में भी खाद के मोर्चे पर किसानों को जूझना पड़ सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध और चीन और भारत के रिश्तों में तनाव की वजह से दुनिया भर में खाद की सप्लाई चेन बिगड़ी हुई है। मौजूदा हालात को देखते हुए अभी स्थिति सुधरने की गुंजाइश कम है। ठीक ऐसे ही रोजगार की तलाश कर रहे नौजवानों की राह भी आसान नहीं है। सरकारी महकमे में नई नौकरियों का दायरा लगातार सीमित होता जा रहा है। दूसरी तरफ पेपर लीक जैसी सरकारी अव्यवस्था नौजवानों की मेहनत पर सीधी चोट है। सरकारी दावे जो भी हो, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती तादाद लगातार देश के नौजवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए आज तक। शुभ रात्रि।
नमस्कार।